और क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है? खुश हैं? अच्छे ढंग से मन लगा के पढ़ रहे हैं? तो आगे देखें। पिछले लेक्चर में विद्युत द्विध्रुव अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने निकाला, फिर निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां तक आपने किया था, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण और दिशा फिगर में बना हुआ था जो 2e cos थीटा के बराबर है। अब आपने E का मान निकाला हुआ है, इसका परिमाण ये किसके बराबर है? के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और साथ ही साथ cos थीटा की वैल्यू है आधार बटे विकर्ण, आधार है एल और विकर्ण है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। जब दोनों का मान यहां पे रख दिया तो हो गया 2k³ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। जो फाइनली है आप k को एक तरफ कर दो, q इंटू 2l को एक तरफ कर दो, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पूरे पर पावर 3/2। अब q इंटू 2l को क्या लिख सकते हैं? डाइपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे p से व्यक्त किया, इसे क्या लिख सकते हो? k इंटू p डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और पावर कितना है? 3/2। ये किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए है। अब अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल छोटा हो, अत्यंत लघु विद्युत द्विध्रुव के लिए, वहां पर जो मूल आवेश की दूरी है मध्य बिंदु से, इसको नगण्य मान लेते हो। जब लंबाई l दूरी r के सापेक्ष बहुत कम हो, अत्यंत अल्प हो, तो l को नगण्य माना जा सकता है। अतः विद्युत क्षेत्र का परिमाण लघु द्विध्रुव के लिए क्या लिख सकते हैं? kp डिवाइडेड बाय r क्यूब। तो अब दोनों का कंक्लूजन, ये ऋण आवेश है और ये धन आवेश है, ये अक्षीय स्थिति Ex और ये निरक्षीय स्थिति Ey। तो आपने देखा अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण 2kp डिवाइडेड बाय r क्यूब और दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ, और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण यह है और दिशा द्विध्रुव आघूर्ण के समांतर लेकिन विपरीत दिशा में। तो ये तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण है अक्ष पर और निरक्षीय स्थिति में। तो ये क्या संदेश देता है कि विद्युत द्विध्रुव के आसपास, मैं यहां लिख दूं, द्विध्रुव के आसपास किसी भी दूरी के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं होती। ये अधिकतम मान है और ये न्यूनतम मान है, यानी x एक्सिस पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो y एक्सिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दुगुनी होती है। ये परिमाण आपको साफ दर्शा रहे हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कहीं शून्य होती है? तो प्रश्न का उत्तर है हां, और केवल अनंत पर, आसपास नहीं, वो यहां लिखा गया। तो नोट करके मैंने लिखा है यहां पे, किसी विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनंत पर ही शून्य होती है, आसपास नहीं। यानी जब r का मान अनंत हो जाएगा तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण, इसकी तीव्रता का परिमाण क्या हो जाएगा? शून्य। अधिकतम अक्ष पर होता है 2kp डिवाइडेड बाय r क्यूब और न्यूनतम निरक्षीय स्थिति में होता है kp डिवाइडेड बाय r क्यूब। अब बीच की जगह तो बाकी है ना। अब अगर न ही बिंदु अक्षीय स्थिति में है
न ही निरक्षीय स्थिति में है, मध्य बिंदु से r दूरी पर है और द्विध्रुव आघूर्ण से कोण थीटा। यहां जो थीटा कोण है द्विध्रुव आघूर्ण से, तो इस बिंदु को लिख सकते हो आर थीटा, यानी न ही ये अक्ष पे है और न ही निरक्षीय स्थिति में है। तो विद्युत द्विध्रुव से आर थीटा पर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब यह होगा K और P का मान Q इंटू 2L के बराबर है, अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, जहां थीटा क्या है द्विध्रुव आघूर्ण से कोण है और r मूल मध्य बिंदु से तिर्यक दूरी है उस बिंदु की जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो क्या ये बात समझ में आए? ओके। अब जरा पोस्टमार्टम करें, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता r दूरी और द्विध्रुव आघूर्ण से थीटा कोण पर बराबर होती है K P द्विध्रुव आघूर्ण, K का मान 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि 9 इंटू 10⁹ के बराबर है, अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब। अब आप तैयार हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता सकते हैं। अब यहीं पे देखो, अगर थीटा 0 हो जाए, यदि थीटा बराबर 0, अर्थात ये बिंदु कहां पे है, अर्थात बिंदु अक्षीय स्थिति में है। कहां पे है? तो थीटा 0 ले लिया तो cos 0 इज इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, तो इसका मान कितना हो जाएगा, बराबर 2kp डिवाइडेड बाय आर क्यूब। यही डिराइव किया आपने वहां से। अब अगर थीटा बराबर 90 डिग्री अर्थात बिंदु निरक्षीय स्थिति में है, तो E का मान Kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ये न्यूनतम है और ये अधिकतम है, और R बराबर अनंत हो जाए तो चाहे जहां भी हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण 0 केवल अनंत पर होता है, ये नहीं भूलना चाहिए। तो ये एक हिस्सा था द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में और किसी भी दिए गए बिंदु के लिए। यह भी ध्यान रखना है, जब आप निरक्षीय स्थिति से अक्षीय स्थिति की ओर जाते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती है, लेकिन जब निरक्षीय स्थिति से अक्षीय स्थिति की ओर जाते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती है और यह शून्य केवल अनंत पर होती है। अब जरा क्यों ये विद्युत द्विध्रुव पढ़ा उसकी ओर नजरें डालें। यहां पर केवल विद्युत क्षेत्र के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, तो आप क्या ये बिंदु आवेश के नियम का पालन करता है? नहीं, क्योंकि बिंदु आवेश वही है जिसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आपने किसी भी स्थिति में देखा कि E व्युत्क्रमानुपाती R क्यूब है, अर्थात विद्युत
द्विध्रुव बिंदु आवेश के नियम का पालन नहीं करता, बिंदु आवेश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह व्युत्क्रम के वर्ग के नियम का पालन नहीं करता। नियम का पालन नहीं करता। ठीक है। अब इस विद्युत द्विध्रुव को, इसका खुद का अपना विद्युत क्षेत्र है, लेकिन अगर किसी दूसरे विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो क्या कर सकता है? ठीक है। तो दूसरा हिस्सा जो द्विध्रुव का है, यानी किसी समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव, समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत यानी स्थित विद्युत द्विध्रुव, ये आपको बताएगा कि क्यों द्विध्रुव, क्यों चुंबक, क्यों प्राप्त। सबसे पहले उदाहरण दिया आपको, तो सबसे पहले समान विद्युत क्षेत्र का चित्र बना लें। तो आपको पता बताएगा, यानी समान विद्युत क्षेत्र वही होता है जहां पर विद्युत बल रेखाएं समांतर होती हैं तथा एक दूसरे से सम दूरी पर होती हैं, और मान लो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? E है। ये समान विद्युत क्षेत्र है। ठीक है। और इसमें एक द्विध्रुव को रख दिया जाए, ये द्विध्रुव है, इधर ऋणात्मक आवेश है और इधर धनात्मक आवेश है। तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या हुई? P। ये द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होगी ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ। अब इस विद्युत क्षेत्र के कारण ये द्विध्रुव है, यहां धन आवेश है और ये विद्युत क्षेत्र है, तो इस धन आवेश पर विद्युत बल लगता है और इस बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है, यानी F बराबर Q इंटू E विद्युत क्षेत्र की दिशा में। जैसे बराबर mg किया, m की जगह q है और g की जगह e है। अब अगर इस ऋण आवेश पे देखो तो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है, F बराबर माइनस q इंटू e, यानी ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, जब कोई आवेश विद्युत क्षेत्र में होता है, धन आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है और बल कितना होता है? Q इंटू E के बराबर। और ऋण आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है और बल का परिमाण होता है Q इंटू E के बराबर। कुछ बात समझ में आई? तो आप देखें इस द्विध्रुव पर कितने बल लग रहे हैं? 2। तो द्विध्रुव पर
समान परिमाण के, इसीलिए आवेश का मान समान परिमाण का लिया हुआ है। दो समान परिमाण के बल आरोपित हैं, परंतु दिशा विपरीत है, दिशा विपरीत है। अब इससे क्या होगा, यानी दो समान बल लग रहे हैं, परिमाण बराबर है लेकिन दिशा विपरीत है। और क्या बात बता सकते हो, ये जो बल लग रहा है इसका केंद्र बिंदु यहां है, और ये जो बल लग रहा है उसका केंद्र बिंदु यहां पे है। इसका मतलब है दोनों बल अलग अलग बिंदुओं पर लग रहे हैं, यानी दोनों बलों का क्रिया बिंदु अलग अलग है। दोनों बल का क्रिया बिंदु अलग है। अलग अलग है। अब इसका क्रिया बिंदु इधर है, इसका क्रिया बिंदु अलग है। दोनों के क्रिया बिंदु के बीच लंबवत दूरी देखा जाए। अब अगर यहां से एक रेखा इधर की ओर बढ़ा दो, एक रेखा यहां से नीचे की ओर बढ़ा दो, तो ये क्या हुआ, ये पूरी दूरी 2l है। और मान लो ये कोण थीटा है जो विद्युत क्षेत्र की दिशा से है, तो इधर होगा 2l cos थीटा और ये होगा 2l sin थीटा। तो लंबवत दूरी कितनी हो गई, 2l sin थीटा। दोनों बलों के क्रिया बिंदु के बीच लंबवत दूरी 2l sin थीटा है, याद रखना, ठीक है। अभी मैं इसको मिटा नहीं रहा हूं, ठीक है। ये चित्र आपके सामने है, यानी बलों के क्रिया बिंदु के बीच लंबवत दूरी कितना है, 2l sin थीटा है, ठीक है। अब इसका पोस्टमार्टम करो। अगर मैं पूछूं कि किसी समान विद्युत क्षेत्र में यदि द्विध्रुव आघूर्ण रखा गया है तो परिणामी बल कितना होता है। किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक को रखा गया है तो उस पर परिणामी बल कितना होता है। तो पहला पॉइंट, परिणामी बल यानी F परिणामी कितना हो गया, 0, क्योंकि ये प्लस QE है और ये माइनस QE है। तो प्लस QE माइनस QE और ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, 0। अब किसी वस्तु पर परिणामी बल 0 हो तो इसका मतलब क्या होता है कि वह कण सरल रेखीय गति नहीं कर सकता। अर्थात इसे न भूलें, समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव सरल रेखीय गति नहीं कर सकता।
सरल रेखीय गति नहीं जब तक कि असमान विद्युत क्षेत्र न। अगर असमान विद्युत क्षेत्र है तो दोनों चीजें बातें वही मैं लिखता हूं। अब परिणामी बल तो जीरो है, तो देखें बल आघूर्ण जीरो है या नहीं है। तो बल आघूर्ण यानी टॉर्क और बल आघूर्ण बराबर होता है आर लंबवत इंटू एफ। ये घूर्णन गति में आपने पढ़ा। तो बराबर एफ की वैल्यू कितनी है, क्यू इंटू ई, और लंबवत दूरी कितनी है, 2l साइन थीटा। तो 2l साइन थीटा। अब q इंटू 2l को क्या लिख सकते हो, p e इंटू साइन थीटा। ये लगने वाला बल आघूर्ण है और बल आघूर्ण ही जन्मदाता है किसका, शुद्ध घूर्णन गति का। और इसी का मतलब है अर्थात विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में। तो यदि किसी विद्युत द्विध्रुव को समान विद्युत क्षेत्र में रखे हैं तो परिणामी बल शून्य, और परिणामी बल शून्य होने का मतलब है वो सरल रेखीय गति नहीं करेगा। लेकिन बल आघूर्ण, तो समान विद्युत क्षेत्र में बल आघूर्ण का मान टॉर्क बराबर P इंटू क्यू इंटू 2l इंटू साइन थीटा। अब Q इंटू 2l को आप P से लिख सकते हो, तो P इंटू ई इंटू साइन थीटा। ये बल आघूर्ण का मान है, P E साइन थीटा। और ये आपका बोर्ड के लिए 2 नंबर का डेरिवेशन में पूछा जा सकता है। अब इसी को क्रॉस प्रोडक्ट के रूल से आप लिख सकते हो P क्रॉस E, ये बल आघूर्ण का मान होगा। अब ये बल आघूर्ण इस बात की ओर इशारा करता है कि यह द्विध्रुव समान चुंबकीय क्षेत्र में शुद्ध घूर्णन गति करेगा, सरल रेखीय गति नहीं करेगा। अतः जैसे ही विद्युत द्विध्रुव को समान चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो ये शुद्ध घूर्णन गति करेगा, लेकिन शर्तें हैं। अगर थीटा 0 डिग्री नहीं है, अगर थीटा 180 डिग्री नहीं है, तब ये शुद्ध घूर्णन गति करेगा। यदि थीटा 0 डिग्री है और 180 डिग्री है, यदि थीटा 0 हो गया, इसका मतलब क्या है, ये विद्युत क्षेत्र, समान विद्युत क्षेत्र की दिशा है E का मान। अब आपने विद्युत द्विध्रुव को माइनस क्यू और प्लस क्यू इस तरह से रखा है कि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इधर है, विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर है। अतः थीटा क्या हो गया, 0। तो साइन 0 इज इक्वल टू 0। तो क्या स्थिति हुई, परिणामी बल पहले से 0 था, अब टॉर्क भी 0 हो गया, बल आघूर्ण भी 0 हो गया। जब बल और बल आघूर्ण 0 हो तो वस्तु की संतुलन की अवस्था कहलाती है। ये आपने 11th के फिजिक्स में पढ़ा। तो यह द्विध्रुव के स्थायी संतुलन की अवस्था है। कब, जब थीटा 0 डिग्री है, ये पहचान। और न भूलना, स्थायी संतुलन की अवस्था ही कण को सरल आवर्ती गति कराती है, और ये सरल आवर्ती गति 11 में पढ़ा। अब ये द्विध्रुव भी सरल आवर्ती गति करेगा यदि इस स्थिति से हल्का सा विस्थापित कर दोगे। और आपका प्रश्न होता है इस सरल आवर्ती गति का आवर्त काल क्या होगा, तो t बराबर 2 पाई
अंडर रूट आई, ये जड़त्व का गुण है द्विध्रुव का, डिवाइडेड बाई पी इंटू ई। यदि थीटा 180 डिग्री है, इसका मतलब ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है। अब अगर द्विध्रुव को माइनस क्यू इधर रखा है, प्लस क्यू इधर रखा है, तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा